हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 02। क्या है चैप्टर नंबर हमारा 02? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का प्लानिंग एंड शेड्यूल। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या होती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। उसके अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, आइए एक एक करके हम समझते हैं और उसका डिटेल डिस्कशन भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके। आइए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में निर्माण क्रियाएं। ठीक है, हिंदी में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। किसी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए अनेक उपक्रियाएं संपन्न करनी होती हैं। परियोजना की उपक्रियाओं को इस प्रकार खंडित का मतलब होता है ब्रेकअप कर लिया जाता है कि निर्माण कार्य सुचारू रूप से तथा निश्चित अनुक्रमण सीक्वेंस में चलता रहे और श्रमिकों तथा समय का अधिकतम सदुपयोग हो सके। जो भी हमारा उस एक्टिविटीज़ में लेबर और जितना भी हमारा प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन है उसका हम एक अच्छे तरीके से उसका उपयोग कर सकें। जैसा ये नहीं हमारा जैसे 9 महीने का प्रोजेक्ट है, हम उसमें टाइम कितना लगा रहे हैं, 1.5 साल का टाइम लग रहा है। 9 महीने का प्रोजेक्ट 1.5 साल लग रहा है तो उसमें 6-7 महीने का क्या हुआ, ये जो गैप हुआ वो क्या हुआ, प्रोजेक्ट का लॉस हुआ या टाइम ज़्यादा लगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, पैसा भी आपका लगेगा। ठीक है, पैसा लगेगा और जिस प्रोजेक्ट के लिए आप चाह रहे थे कि इतने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या हुआ, बढ़ गया। जब ड्यूरेशन बढ़ गया, जिस चीज़ के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे थे उसका तो यूज आप कर नहीं पाएंगे। यूज कब करेंगे, फिर 6-7 महीने बाद यूज करेंगे। तो इसमें टाइम का डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो भी हमारा वहाँ पे लेबर है, लेबरों का श्रमिकों तथा समय का अधिकतम श्रमिकों का भी उपयोग पूरा का पूरा लिया जा सके। ऐसा नहीं जो वहाँ पे लेबर काम कर रही है, कुछ लेबर आ जा रही है फिर और कुछ लेबर बाद में आ रही है, कुछ लेबर आ ही नहीं रही है, एक दिन लेबर नहीं आया, एक दिन मिस्त्री नहीं आया, ऐसा भी नहीं चलता। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इसी में आता है क्या, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक निर्माणाधीन भवन को सामान्यतः निम्नलिखित निर्माण उपक्रियाओं में विभाजित किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला लेके चलते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जो भी हमारा साइट होगा, जाहिर सी बात है पहले प्रोजेक्ट बनेगा कहाँ पे बनेगा, जो भी पहले साइट का लोकेशन करेंगे और जब साइट लोकेशन लोकेट कर लेंगे, अगर वहाँ पे पहले से कुछ बना हुआ है तो हम उसको क्या करें, डिमोलिश करेंगे। स्थल की क्या करेंगे, सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्या करें, सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद जो भी है वहाँ पे हम सॉइल टेस्टिंग वगैरह करेंगे। मिट्टी कैसी है, मिट्टी अच्छी है या नहीं अच्छी है, तो हमें उसमें अगर मिट्टी अच्छी है तो फाउंडेशन हम कोई सा फाउंडेशन चल जाएगा। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो उसमें कुछ हमें पाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी वहाँ पे क्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जब बियरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, सॉइल अच्छी नहीं है तो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, पाइलिंग वगैरह, कुछ पाइल्स वगैरह हम यूज करेंगे, कितने ये सब हम उसमें देखेंगे। ठीक है, पहला क्या हो गया हमारे पास, स्थल की सफाई एवं निशानदेही। ठीक है, निशानदेही कहाँ पे कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी, फाउंडेशन कहाँ पे आएगा, मतलब ये है, मान लीजिए ये हमारा कोई भी प्रोजेक्ट था, अब हमने इसकी पूरी सफाई वफाई कर ली, अब हमने फाउंडेशन, मतलब एक फाउंडेशन यहाँ पे आएगा, एक कॉलम यहाँ पे आएगा, कॉलम यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा कॉलम, यहाँ आएगा कॉलम, यहाँ आएगा कॉलम, कॉलम यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ये सब हमने इसे मार्किंग कर ली। ठीक है, मार्किंग कर ली, निशानदेही कर ली। अब जब हमने निशानदेही कर ली तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नींव की खुदाई करेंगे। अब हम मान लीजिए नींव है तो हम इसको क्या किया, हमने यहाँ की मिट्टी निकाली, कितनी डेप्थ तक मिट्टी निकालेंगे वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉइल हमारी कैसी है। सॉइल अगर हमारी अच्छी है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा कम डेप्थ तक जाएंगे। वैसे मैक्सिमम जो हम जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 1 मीटर डेप्थ तक जाते हैं। ठीक है, 1 मीटर लेते हैं मैक्सिमम, 0.9 मीटर लेके चलते हैं सॉइल की जो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, जिसको हम DOF बोलते हैं, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, 1 मीटर लेके चलते हैं। वो तो सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है फाउंडेशन। अगर आपकी सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, या सैंडी सॉइल है तो कम ले लेंगे तब भी चलेगा। अगर आपकी क्लेई सॉइल है तो उसमें हमें ज़्यादा डेप्थ तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ की मिट्टी हम निकालेंगे 1 मीटर तक, फिर यहाँ की मिट्टी निकालेंगे, फिर यहाँ की मिट्टी निकालेंगे, फिर जितना भी हमने निशानदेही किया था वहाँ पे हम सारा क्या करेंगे, सबकी हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है वहाँ का हम फाउंडेशन को क्या करेंगे, फाउंडेशन को हम डक करेंगे, फाउंडेशन को मतलब खोदेंगे, चारों तरफ का हम फाउंडेशन क्या है, खोद लेंगे, एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या आएगा, जब हमने मान लीजिए ये था हमारा, अब हमने ये कर लिया, तब हमने मतलब यहाँ पे एक फाउंडेशन आ रहा था, यहाँ पे फाउंडेशन आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, यहाँ भी फाउंडेशन आया। ठीक है, अब हम इसकी फाउंडेशन, जब हमारा फाउंडेशन खोद के तैयार हो गया था, उसके बाद हम थर्ड स्टेप में आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग कर देंगे, कॉन्क्रीटिंग भर देंगे। ठीक है, कॉन्क्रीट कर दिया हमने, यहाँ भी कॉन्क्रीटिंग किया, यहाँ भी कॉन्क्रीटिंग किया, थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, अब हम फोर्थ स्टेप में चलते हैं, नींव तथा प्लिंथ में चिनाई। अब उसके बाद डायरेक्ट बात है नींव, अब जब हमने कॉन्क्रीटिंग कर दिया, अब हमने क्या किया, यहाँ मान लीजिए ये फाउंडेशन था, इसमें हमने कॉन्क्रीटिंग कर दिया। अब हम इसमें फुटिंग बनाएंगे, फुटिंग बनाने के बाद फिर हम इसे चुनाई करेंगे, ऊपर कहाँ तक लाएंगे, प्लिंथ लेवल तक लाएंगे। ठीक है, ये सब आप लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा, प्लिंथ लेवल क्या होता है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मेसनरी फाउंडेशन वर्क, फिर उसके बाद सील रोक रद्दा। फिर जब हम प्लिंथ लेवल तक सारा हमारा काम हो गया है, प्लिंथ लेवल तक काम पहुंच गया, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चारों तरफ अब हम क्या करेंगे, एक 2.5 mm का क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, DPC लगा देंगे, RCC की DPC लगा देंगे कंक्रीट की। ठीक है, तो ये क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैम प्रूफ को सील रोक रद्दा। ये DPC हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जो क्योंकि सीलिंग जो है हमारी बिल्डिंग से फाउंडेशन की तरफ से ऊपर की तरफ ना जाए। ठीक है, इसकी वजह से हम DPC प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये हो गया चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अब हमारे छठा हो जाओ, अधिरचना में मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर। अब जब हमारे पास प्लिंथ लेवल तक काम हो गया, प्लिंथ लेवल के बाद अब हम सुपर स्ट्रक्चर पे जाएंगे। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब ये है, आप लोग यहाँ देखिए, ये हमारा ये है, यहाँ पे प्लिंथ लेवल का काम हो गया। अब हम वाल का काम करेंगे, दीवार को चुनने का काम करेंगे ऊपर, प्लिंथ लेवल से ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे करने के बाद ये कौन से स्टेप में है, DPC हो गया। छठा मेसनरी सुपर स्ट्रक्चर छठे में आ गया। फिर RCC वर्क, उसके बाद हम प्रबलित कंक्रीट का काम करेंगे, RCC। फिर उसके बाद हम चारों तरफ क्या करेंगे, जैसे ये हो गया हमारे पास ब्रिक, जितनी भी हाइट तक हमें बिल्डिंग लेना है, 10 फुट 11 फुट ले जानी थी, तो उसके बाद हम RCC का काम करेंगे उसमें। ठीक है, उसके ऊपर हम एक रद्दा किसका चलाएंगे, RCC का चलाएंगे। ठीक है, जिसको हम RCC प्रबलित कंक्रीट कार्य बोलते हैं। छत कार्य, फिर रूफ वर्क करेंगे, फिर रूफ वर्क,
आरसीसी वर्क मतलब लिंटल डालेंगे। यहाँ पे क्या है, आरसीसी वर्क में हम क्या करें, लिंटल को डालेंगे, लिंटल डाल देंगे। फिर उसके बाद रूफ वर्क, जो भी रूफ पे क्या होगा, हमें रूफ पर जो भी काम करना है, बाउंड्री करनी है चारों तरफ वो बाउंड्री वगैरह करेंगे, और भी जो काम करना है वो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दरवाजे, डोर तथा विंडोज लगाएंगे, ठीक है। जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद ही तो डोर और विंडो लगेगा। फिर उसके बाद सैनिटरी फिटिंग करेंगे, ठीक है। नल पानी की व्यवस्था करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे, पॉइंटिंग वर्क करेंगे, फर्श डालना। फिर उसके बाद लास्ट में फ्लोरिंग करेंगे। फिर उसके बाद एक और स्टेप आता है इलेक्ट्रिक फिटिंग। 13 में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग करेंगे। जब सारा काम हो जाएगा, फ्लोरिंग का काम हो जाएगा, फ्लोरिंग तक काम हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फिटिंग का कार्य करेंगे, जो 13 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फिटिंग भी हो जाएगा। फिटिंग होने के बाद ही, जब फिटिंग हो जाएगा तो उसके बाद ही तो हम वाइट वॉशिंग का काम करेंगे एंड पेंटिंग का काम करेंगे, भवन के संबंधित विभाग को। जब ये सब सारा काम हो जाएगा, लास्ट स्टेप कौन सा आएगा, जब सारी बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई तो हमने जिसके लिए भी वो जिसका भी प्रोजेक्ट था उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसके हवाले कर देंगे, ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, जिसका भी प्रोजेक्ट था उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं शेड्यूलिंग, समय निर्धारण या अनुसूचन। समय निर्धारण का कितना महत्वपूर्ण, समय निर्धारण या अनुसूचन, शेड्यूलिंग जिसे हम बोलते हैं। आइए देखते हैं शेड्यूलिंग में हम क्या पढ़ेंगे। आयोजन की विभिन्न प्रक्रियाओं को समयबद्ध करके इस प्रकार अनुक्रमण में रखना जिससे संपूर्ण कार्य एक व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित किया जा सके, अनुसूचन कहलाता है। मतलब शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूलिंग में हम क्या टाइम को हम ऐसे लेके चलते हैं कि जो है उसमें मैनेजमेंट ऑफ द टाइम होता है। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम मतलब जो भी हमारा फाउंडेशन का कार्य होना है या मिट्टी का कार्य होना है, तो वो क्या, वो टाइम ड्यूरेशन के साथ, जैसे 5 दिन में क्या करेगा, फाउंडेशन का काम चलेगा, फाउंडेशन का काम चलेगा। उसके बाद फिर ये 2 दिन लगेगा किसका काम में, आरसीसी के काम में लगेगा, और 3 दिन किसका काम में लगेगा, प्लिंथ, 4-5 दिन लगेगा प्लिंथ तक आने का काम लगेगा, और 10 दिन लगेगा सुपर स्ट्रक्चर बनाने में। फिर एक दिन लगेगा हमारा क्या है, आरसीसी करने में। ये सब चीज़ें क्या शेड्यूल कैसे करेंगे हम, वो शेड्यूलिंग में आता है, ठीक है। टाइम के साथ हम डिफाइन कर देते हैं, ये हमारा इतने दिन का काम डिवाइड है, ठीक है। इतना फाउंडेशन का है, इतना जो है प्लिंथ लेवल तक का इतना दिन लगेगा, सुपर स्ट्रक्चर तो में इतना टाइम लगेगा, और प्लास्टर में इतना टाइम लगेगा। ये सब क्या है चीज़ें, ये सब शेड्यूलिंग के अंदर आती है, ठीक है। ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो जैसे परियोजना का क्या हुआ यहाँ पर, परियोजना का आयोजन करने के बाद इसके लिए अनुशोचन किया जाता है। जैसे परियोजना का पहले क्या होगा, प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका अनुशोचन करेंगे। अनुशोचन मतलब उसका शेड्यूलिंग करेंगे। आयोजन में क्रियाओं का क्रम तथा अनुशोचन में इनके लिए समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। टाइम भी लेगा, मतलब वही बताया ना, जो कितने टाइम में कौन सा काम कितने टाइम में होगा, ठीक है। अनुसूचन में एक क्रियाओं का परिणाम, सामग्री, श्रमिक, उपकार, इसमें क्या क्या आएगा, शेड्यूलिंग में सब चीज़ आ जाएगा। मटेरियल कितना आ रहा है, और श्रमिक कितने लगेंगे, लेबर कितने होंगे, मजदूर कितने होंगे, मिस्त्री कितने होंगे, और मशीनें कौन कौन सी लगेंगी, ये सब आ जाएगा। इस मशीन से इतना काम लेना है, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये मजदूर ये काम करेगा, सब सारी चीज़ें इसमें शेड्यूलिंग में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, देखते हैं एडवांटेजेस। देख लीजिए एडवांटेजेस ऑफ शेड्यूलिंग का क्या एडवांटेज हो सकता है। एक तो पहला क्या है, क्रियाओं की सूची मिलेगी हमें। पहला क्या है, क्रियाओं की सूची। परियोजना के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली निर्माण क्रियाओं की सूची बन जाती है, ठीक है। जितने भी उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी क्रियाएं आ रही हैं, वो सारी क्या उसके अंदर एक बना के हम चलते हैं। एक सूची हमें मिल जाती है, ये काम होना है, ऐसे ऐसे होगा काम, ठीक है। ये सूची मिल जाती है। इसका एक तो एडवांटेज ये समय का ज्ञान हो जाता है। दूसरा क्या है, समय पता चल जाता है हमें। हर काम, जो भी काम हमने डिफाइंड किया है, उस काम में कितना, जैसे फाउंडेशन का काम है, ठीक है, फाउंडेशन का काम है, ब्रिक का काम है, फाउंडेशन का काम है, ब्रिक का काम है, प्लिंथ का काम है। ये सब में टाइम ड्यूरेशन भी पता चल जाएगा, कौन कौन सा काम कितने टाइम में ख़त्म होगा। तो उसी के टाइम में हमको उस काम को क्या होगा, ख़त्म करना होगा। कुल अवधि और परियोजना पर लगने वाले कुल अवधि ज्ञात की जाती है, ठीक है। इससे क्या शेड्यूलिंग हमने कर लिया, मतलब 1 साल का प्रोजेक्ट, 9 महीने का प्रोजेक्ट, पूरा टाइम हमें पता चला गया। हर काम को हमने क्या किया, डिफाइंड
बताया ये काम इतना दिन लगेगा, इस काम में इतना टाइम लगेगा, इस काम में इतना टाइम लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके हमने टोटल टाइम भी हमको टोटल टाइम भी पता चल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे देखते हैं निर्भरता क्रियाओं को एक दूसरे पर निर्भरता का पता चल जाता है, अर्थात किस क्रिया के पश्चात कौन सी दूसरी क्रिया की जा सकती है। जैसे सबसे पहला काम क्या है, मतलब एक दूसरे के डिपेंड, कौन सी क्रिया किस चीज़ पे डिपेंड करेगी ये भी पता चल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्लास्टर का काम आप कब करेंगे, जब आप ब्रिक वर्क हो जाएगा और आपकी क्या हो जाएगी, और ब्रिक वर्क जब आप कंप्लीट हो जाएगा तभी तो आप प्लास्टर करेंगे, उससे पहले प्लास्टर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, पहले आप प्लास्टर करेंगे फिर ब्रिक वर्क करेंगे, तो एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्बिनेशन है ना, ये डिपेंड है। जैसे क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन बनाने के बाद फिर उसमें क्या है, ब्रिक वर्क करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है पहले आप ब्रिक वर्क करेंगे फिर फाउंडेशन बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पहले आप फाउंडेशन तैयार करेंगे फिर उसमें ब्रिक वर्क करेंगे। तो अब डिपेंड किस क्या हो गया, फाउंडेशन वर्क, ब्रिक वर्क डिपेंड कर रहा है फाउंडेशन पे। जब तक फाउंडेशन नहीं होगा तब तक ब्रिक वर्क नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें भी इसमें क्या होती है, शेड्यूलिंग में पता चल जाती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं। ठीक है, डिपेंड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, डिपेंड। निर्माण कर्मी कुशल अकुशल अर्धकुशल अकुशल श्रमिकों की संख्या ज्ञात की जाती है, इस पर ये भी पता चल जाता है। ठीक है, कितने कितने काम है, कितने मजदूर लगेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें पता चल जाता है। सामग्री का ब्यौरा, ठीक है, मटेरियल भी पता चल जाता है। उपस्कर व्यवस्था परियोजना का पर विभिन्न मशीनों का अवधिकरण गणना की जाती है, कौन सी मशीन कितने टाइम के लिए यूज की जाएगी, ठीक है, ये भी पता चल जाता है। जैसे क्या है, मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा है, जब तक मिट्टी की खुदाई मतलब 10 दिन चलेगी तो मिट्टी खुदाई की जो मशीन है वो कितने दिन के लिए रखी जाएगी, 10 दिन के लिए रखी जाएगी। जाहिर बात है, मिक्सर का क्या काम, जो भी हम आरसीसी जो मिलाते हैं, मिक्सर का काम एक या 2 दिन इस तरह से पता चल जाएगा। वाइब्रेटर का काम जिस दिन हमें लेंटर पड़ रहा है उसी दिन लगेगा, तो ये भी पता चल जाता है उसमें। ठीक है, और घन का आवंटन, ये देखते हैं। निर्माण के विभिन्न चरणों पर धनराशि की आवश्यकता का पता चल जाता है। जैसे फाउंडेशन लेवल पर हमें इतना पेमेंट करना, और प्लिंथ लेवल तक इतना पेमेंट करना है, सुपर स्ट्रक्चर तक इतना पेमेंट करना है, लेंटल तक इतना पेमेंट करना है, और जब हमारा प्लास्टरिंग का काम होगा तो इतना पेमेंट करना है, जब फिनिशिंग का काम हो जाएगा इतना पेमेंट करना है, जब फ्लोरिंग का काम हो जाएगा तो इतना पेमेंट करना। जब हमारा सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हमें कितना प्रोजेक्ट 100% पेमेंट करना है ठेकेदार को। ठीक है, अब ये प्रगति को निर्माण कार्य की वास्तविक प्रगति तथा आयोजित प्रगति का मिलान करके पता चल जाता है कि कार्य संतोषजनक चल रहा है अथवा इसमें सुधार की आवश्यकता है। प्रगति की भी तुलना, वास्तविक प्रगति मतलब किसी काम को हमने माना कि ये 5 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, माना हमने इसमें 20 डेज लगेंगे। ठीक है, अब कार्य को देख के तो हम बता सकते हैं कि 20 डेज का काम है, 20 दिन का काम है, या 25 दिन लगने वाला है, या इससे कम में भी ख़त्म हो सकता है। ये कितने 18 दिन भी लग सकता है, 19 दिन भी लग सकता है। ठीक है, इस काम को ख़त्म होने अगर 22 दिन लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ मिस्त्री को ऐड करना पड़ेगा, कुछ लेबर बढ़ाने पड़ेगा, या कुछ मशीनरी को भी आवश्यकता पड़ सकती है ऐड करने के लिए, जिससे हमारा काम जो हमने ड्यूरेशन दिया उस ड्यूरेशन में हमारा काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसमें घन का आवंटन होता है। प्रगति की तुलना भी हम कर सकते हैं एक दूसरे से। आगे देखते हैं संसाधन का उत्तम उपयोग। ठीक है, संसाधन का भी हम उत्तम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए संसाधन का उत्तम, निर्माण के लिए आवश्यक सभी संसाधनों, सामग्री, संयंत्र, श्रमिक, समय, पूंजी का उत्तम उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो वैसे हम उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे आज मान लीजिए प्लास्टर का काम चल रहा है, तो ठीक है, उसमें क्या कौन सा मटेरियल आएगा, जैसे बालू आएगा और आपका सीमेंट आएगा, ये दो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और कि तो सिर्फ इसमें लेबर भी थोड़ा कम चाहिए, और 3-4 मिस्त्री में काम चल जाएगा, ये होता रहेगा। ठीक है, सामग्री पता चल जाएगा, और उसमें कोई मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब भी चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं। और सुनिश्चित समापन, अनुसूचन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रबंधकों को उपलब्ध संसाधनों तथा क्षमता के घेरे में रहते हुए परियोजना की निर्धारित अवधि में समापन का विश्वास हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे जब हम हर
शेड्यूल कर लेते हैं, हर काम का शेड्यूलिंग कर लेते हैं, उससे ये पता चल जाए, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको पता चल जाता है कि हमारा काम ऐसे ऐसे चलेगा, एक टाइम ड्यूरेशन आएगा जो हमारा काम इससे पहले भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अगर 4-5 दिन, एक महीने डिले होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4-5 दिन पहले ख़त्म हो, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, परियोजना को एक सही तरीके से ले जाता है और एक अच्छे टाइम, जो भी हमने टाइम ड्यूरेशन दिया था, जैसे 1 साल का प्रोजेक्ट था, तो वो 1 साल में ही क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न। आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग क्यों करते हैं, शेड्यूलिंग SCHEDULING, शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या, एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब हमने आज चेक कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म पे हम देखेंगे CPM, इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, CPM होता है, PERT होता है, इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर किसी को शेड्यूलिंग में समझ में नहीं आया होगा जो भी टॉपिक, वो कमेंट करके बताया। ओके, थैंक यू, थैंक्स।